अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं श्वेता जायसवाल, आपके हिंदी की मेंटर, स्कूल शिक्षा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। तो बेटा, आज का जो टॉपिक है वो मैं आपके लिए एक हिंदी का डेमो लेक्चर लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको हिंदी का टॉपिक अलंकार पढ़ाऊंगी। ये वीडियो क्यों आया है, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हो, चैनल पे सिलेबस के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस जाने लगी हैं। ठीक है, तो आपके मन में आता होगा कि अगर हम सिलेबस जान गए हैं अब, तो हम तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपकी तैयारी के लिए हमारा ऑनलाइन अभिमन्यु बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जिसमें अभी 22 जुलाई 22 जुलाई तक एडमिशन हो रहे हैं। तो जो भी बच्चे अभी एनरोल नहीं हुए हैं या फिर जिनको एडमिशन लेना है, ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है, या फिर जो ले चुके हैं उनके लिए भी, कि अभिमन्यु बैच लेने का हमारा फायदा क्या होगा, क्या उसको लेने के बाद हमें क्लासेस समझ में आएंगी, या फिर हम इसको लेंगे तो हमारी तैयारी कैसे होगी। ठीक है, उसके लिए आपको हर सब्जेक्ट का एक लेक्चर वीडियो जा रहा है डेमो के लिए, तो आप उसको देख के हेल्प ले सकते हो। और हेल्प लेने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि उस वीडियो को स्टार्ट से जरा पूरा देखो। ठीक है, स्टार्ट से पूरे एंड तक उसको देखो। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने हिंदी का एक टॉपिक जो है अलंकार। ठीक है, अलंकार सबसे पहला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो क्लास 9th, क्लास 11th और आगे जब आप हायर स्टडीज में जाओगे आफ्टर 12th, तो वहां पे भी जहां कहीं भी हिंदी लैंग्वेज पूछता है वहां पे अलंकार आपको देगा ही देगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इसलिए इसको और अच्छे से समझना। कुछ बच्चों ने इसको पढ़ा होगा शायद, और कुछ ने अभी नहीं पढ़ा होगा, तो हम इसको बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें कोई और स्टेप भी होता है, बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ेंगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको समझते हैं। ठीक है बेटा, चलो सबसे पहले कि अलंकार क्या होता है। ठीक है, तो अलंकार का मीनिंग होता है आभूषण। ठीक, अलंकार क्या होता है? आभूषण। ठीक है, आभूषण मतलब ज्वेलरी, गहना। जिस प्रकार इसमें अब ज्वेलरी का क्या काम होता है बेटा, जैसे फीमेल्स हो गई, मेल हो गए, तो वो लोग क्या करते हैं, ज्वेलरी से अपनी सुंदरता को और बढ़ाते हैं, है ना। ज्वेलरीज धारण करके हम और अपनी सुंदरता को और बढ़ाते हैं या फिर अट्रैक्टिव करते हैं। तो वही सेम काम यहाँ पे अलंकार का हो गया। हिंदी में किसी भी लाइन को अगर हम नॉर्मल तरीके से बोल रहे हैं तो ठीक है, उसमें अगर हम कुछ अलग वर्ड्स का यूज कर दें, ठीक है, कुछ राइमिंग वर्ड्स का यूज कर दें, तो वहां पे क्या होता है, वो और ज्यादा अट्रैक्टिव या फिर अच्छा बोलने या सुनने में। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट खत्म होता है, तो उसके बाद क्या आता है के टाइप्स। ठीक है, टाइप जो है अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, चलिए शब्दालंकार में भी आपके कुछ टाइप हैं जो हमको पढ़ने हैं। ठीक, शब्दालंकार क्या होता है, देखो नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा, शब्द प्लस अलंकार, इसको जब ऐड करेंगे तो बनेगा हमारा शब्दालंकार, है ना। तो जहां वर्णों की पुनरावृत्ति अथवा समान शब्दों का एक से अधिक बार प्रयोग करने पर भाषा में लय उत्पन्न हो, उसे शब्दालंकार कहते हैं। ठीक है, मतलब शब्द या फिर वर्ण के आधार पे जहां पे चेंजेस होते हैं वो हम क्या करते हैं, वहां पे शब्दालंकार आते हैं। ठीक है, शब्दालंकार में हमको 3 प्रकार पढ़ना है। मेन क्या होता है, ये प्रकार, ठीक है, जो हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर जो हमें पढ़ना होता है। पहला हो गया अनुप्रास अलंकार, दूसरा हो गया यमक अलंकार, तीसरा हो गया श्लेष अलंकार। ठीक है बेटा, इसमें 3 प्रकार होते हैं बेटा, अनुप्रास, यमक और श्लेष। इन 3 प्रकार के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हो गया हमारा अनुप्रास अलंकार। ये क्या होता है, डेफिनेशन देखेंगे। अनुप्रास शब्द 2 शब्दों अनु और प्रास से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है चमत्कारिक ढंग से बार बार आवृत्ति। इसकी एक सिंपल डेफिनेशन जानिए। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। ठीक है, यहाँ क्या बोला गया है, जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जैसे रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पे हमने क्या देखा, अनुप्रास अलंकार की डेफिनेशन क्या हो गई, जहां वर्ण की आवृत्ति होती है। ठीक है, वर्ण क्या हो गए, हमारे जितने स्वर हैं, व्यंजन है, वो हमारे वर्ण होते हैं। ठीक है, और वर्ण की आवृत्ति तो देखिए यहाँ पे र र र र र वर्ण की आवृत्ति हुई, तो ये हो गया हमारा अनुप्रास अलंकार। मतलब कॉन्टिन्यूअस में अगर हमारा 2 से 3 बार 4 बार अगर किसी भी सेम वर्ड की आवृत्ति होती है, आवृत्ति मतलब बार बार आना, है ना, तो
आवृत्ति होती है तो वो हमारा क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर एक ही वर्ण र की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, ये हो गया हमारा अनुप्रास अलंकार। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आपने सुना होगा तरनी, तनुजा, तटतमाल। ठीक है, ये हो गया जहां पे आपको त वर्ण की आवृत्ति दिखेगी। इसके साथ ही अभी मैंने बोला था खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ठीक है, और ये एक टास्क भी ले सकते हैं, कौन कौन बता रहा है 10 बार में। ठीक है, तो चलो यहाँ पे ख वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इस टाइप में जहाँ पे कंटिन्यूअस एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, ठीक है, हर शब्द में, वो हमारा क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। ये हो गया आपका पहला टाइप, जिसका जो किसका है, शब्दालंकार का। क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछता है कि शब्दालंकार के अंदर कितने आते हैं, तो वो हो गया अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है, चलो हो गया हमारा दूसरा अलंकार। ये कौन सा है, यमक अलंकार। तो यमक अलंकार में क्या होता है, यहाँ पर एक ही शब्द होगा। ठीक है, एक ही शब्द जो होगा वो आपका 2 या 2 से अधिक बार आता है। ठीक, जैसे यमक अलंकार में एक ही शब्द 1 से अधिक बार प्रयोग होता है, लेकिन प्रत्येक बार उसका जो अर्थ होता है वो अलग होता है। एक शब्द अलग अर्थ के रूप में अधिक बार प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे एक शब्द रहेगा वो 1 या 1 से अधिक बार आता है। जैसे बहुत फेमस लाइन है, कनक कनकते 100 गुनी, सुने होंगे सब लोग, कनक कनकते 100 गुनी। आगे बेटा अपने मन से लिख लेना, ठीक है, रिवाइज कर लेना एक बार। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा पाए बोरायनर, क्या हो गया, वा खाए बोराए, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, अब देखो कौन सा शब्द यहाँ बार बार आ रहा है, कनक कनक। ठीक है, जैसा बोला था कि यमक अलंकार में एक ही शब्द 1 से अधिक बार आते हैं, तो कनक शब्द जो है वो 1 से अधिक बार आ गया, 2 बार आ गया। ठीक है, लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ जो होता है वो अलग होता है। तो यहाँ पे पहले कनक का मतलब हम जानते हैं क्या, एक कनक मतलब होता है सोना। ठीक है, एक कनक मतलब धतुरा होता है, धतुरा एक पॉइजन होता है। ठीक है, एक कनक मतलब हो गया सोना और दूसरे कनक मतलब हो गया धतुरा। पेन चेंज कर लें क्या बेटा, धतुरा। ठीक है, अब तो यहाँ पे देखिए, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा पाए बोराए नर, वा खाए बोराए। सोना, अगर सोना किसी को मिल जाता है तो वो एटीट्यूड हो जाता है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा अलग ही उसमें चला जाता है, एटीट्यूड आ जाता है उसके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद में धतुरा, और अगर धतुरा खा ले, वा खाए बोराए। ठीक है, अगर धतुरा खा ले तो भी पागल हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे एक ही शब्द जो है वो हमारा 2 बार आया है और उसके जो अर्थ है वो अलग अलग है। ठीक है, ये होता है हमारा यमक अलंकार। ये हो गया एक एग्जाम्पल। एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, देखिए, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे किसकी आवृत्ति हुई है, घटा शब्द की, है ना। घटा शब्द जो है वो बार बार आया है। तो यहाँ पे देखते हैं, एक घटा मतलब हो गया काली घटा। काली घटा तब बोलते हैं काले मेघ को, है ना, काले बादल को हम काली घटा भी कहते हैं। तो एक घटा मतलब क्या हो गया आपका, बादल। ठीक है, फिर उसके बाद घमंड घटा। घमंड घटा मतलब घमंड कम हुआ। तो यहाँ पे दूसरे घटा का मतलब क्या हो गया बेटा, कम। ठीक, तो देखिए एक शब्द की आवृत्ति हुई और दोनों बार जो उसके अर्थ हैं वो अपने भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा यमक अलंकार कंप्लीट होता है। अनुप्रास में हमने देखा कि वर्ण की आवृत्ति होती है और यमक में हमने देखा कि शब्द की आवृत्ति होती है और उसके जो अर्थ होते हैं वो हर बार अलग होते हैं। ठीक है, चलिए अब आएंगे श्लेष में, और ये हमारा शब्दालंकार का तीसरा टाइप है। इस तरीके से ये सिर्फ एक डेमो लेक्चर नहीं है, ये आपके सिलेबस में भी है और
ये पूरे टॉपिक को ही हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ भी लीजिएगा ताकि आपका सिलेबस पढ़ने के बाद में पहला चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाए, ठीक है बेटा। चलो, तो आ गया हमारा तीसरा टाइप, श्लेष अलंकार, जो कि श्लेष अलंकार में शब्द एक ही बार प्रयोग किया जाता है लेकिन उसके अर्थ दो निकलते हैं, ठीक है। पहले क्या था कि शब्द भी दो बार आते हैं और उनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं, लेकिन श्लेष अलंकार में क्या बोला कि एक ही बार, जैसे अगर हम बात करें सुवर्ण, ठीक है, यहाँ पे ये एक शब्द है, ठीक है। श्लेष अलंकार में शब्द एक ही बार प्रयोग किया जाता है लेकिन उसके अर्थ दो निकलते हैं, या जितनी बार आता है उसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। इसमें एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, जिससे एक ही शब्द के द्वारा पूरे वाक्य का अर्थ निकल सकता है। जैसे हम देखें यहाँ पे सुवर्ण की बात करें तो एक लाइन है आपकी, सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि व्यभिचारी चोर, ठीक है। ये आपका एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे ले लेते हैं। सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि व्यभिचारी चोर, ठीक है बेटा। ये आपकी एक लाइन है। अब देखो, अगर हम बात करेंगे सुवर्ण की, तो यहाँ पे तीन लोग का नाम दिया है, कवि, व्यभिचारी और चोर। श्लेष अलंकार में क्या होता है कि वर्ड जो है वो एक ही है, लेकिन अगर हम उसको किसी के टर्म में रखते हैं, ठीक है, किसी के साथ में रखते हैं तो उसका अर्थ अलग होता है। जैसे अगर देखो, अगर हम किसी कवि के कॉन्टेक्स्ट में सुवर्ण का मतलब रखते हैं, सुवर्ण मतलब होता है सुंदर या अच्छा, ठीक है, सुवर्ण मतलब होता है सुंदर। अगर हम कवि के साथ में सुंदर वर्ड रखें तो कवि क्या सुंदर खोजेगा, सुंदर कविताओं को खोजेगा, सुंदर शब्दों को खोजेगा, सुंदर पंक्तियों को खोजेगा, है ना, क्योंकि वो कवि है तो उसके लिए सुंदर क्या खोजेगा, वो कविताओं को। उसके बाद में अगर हम व्यभिचारी के टर्म में रखते हैं सुवर्ण का, तो व्यभिचारी जो होगा वो सुंदर स्त्रियों को खोजेगा, ठीक है, उसके लिए सुवर्ण का मतलब अलग हो जाएगा। अगर हम चोर के टर्म में रखते हैं कि चोर क्या सुंदर खोजेगा, तो चोर जो है वो सुंदर गहने खोजेगा, है ना, उसको तो चोरी करनी है तो वो सुंदर गहने, अच्छे गहने खोजेगा। तो यहाँ पे सुवर्ण का जो अर्थ है वो सुंदर है, लेकिन हम दूसरे नाम के साथ रख रहे हैं। अगर कवि के कॉन्टेक्स्ट में रखेंगे तो सुंदर कविताओं पे जाएगा, व्यभिचारी के टर्म में रखेंगे तो सुंदर स्त्रियों के लिए जाएगा, और चोर के टर्म में रखेंगे तो सुंदर गहनों के लिए जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है, इसके अलावा और एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जिससे समझ सकते हैं। यहाँ पे मंगन को देख पट देत बार बार, ठीक है, क्या आ गया हमारा, मंगन को देख पट देत बार बार, ये एक लाइन है, ठीक। अब देखिए, अगर हम बात करें पट, पट मतलब क्या होता है, शब्द एक ही बार आया है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे श्लेष अलंकार की बात करेंगे, श्लेष अलंकार में शब्द एक ही बार प्रयोग किया जाता है और शब्द हमको पट जो है वो एक ही बार यहाँ पे दिखा, लेकिन उसके अर्थ दो निकलते हैं। तो पट मतलब हम एक जानते हैं क्या होता है, दरवाजा, है ना, पट मतलब क्या जानते हैं, दरवाजा। एक मिनट, और दूसरे पट मतलब क्या होता है हमारा, कपड़ा, ठीक है। यहाँ पे अर्थ हमको दो मिल गया और शब्द जो है वो एक ही आया। फिर यहाँ पे मंगन को देख पट देत बार बार, तो अगर हम दरवाजा रखते हैं, ठीक है, इस लाइन में पट का मतलब दरवाजा रखते हैं, तो क्या हो गया, मंगन किसको बोलते हैं, भिखारियों को, ठीक है। तो मंगन को देख पट देत बार बार, दरवाजा बार बार बंद कर देते हैं, अगर हम इसका अर्थ दरवाजा रखते हैं तो, ठीक है, पहला एक ये हो गया। इसके बाद में अगर हम देखेंगे दूसरा अर्थ कपड़ा, अगर यहाँ पे कपड़ा रखते हैं तो क्या बनेगा, मंगन को देख पट देत बार बार, मतलब जैसे ही हम मंगन को देखते हैं, भिखारियों को देखते हैं, तो हम उन्हें कपड़े देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा शब्द एक ही बार आता है और उसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग रखने पे उसका अर्थ अलग से स्पष्ट
होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा श्लेष अलंकार। फिर आएंगे हम इस प्रकार से हमारा अलंकार का जो पहला टाइप था शब्द अलंकार, उसके 3 टाइप अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार जो है वो कंप्लीट होता है। क्या चेंजेस था? अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती है, यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है, और साथ ही अगर शब्द 2 बार आए हैं तो उनके अर्थ दोनों बार अलग अलग होंगे। लेकिन श्लेष अलंकार में क्या होता है, शब्द एक ही बार आते हैं और उसके अर्थ जो है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब दूसरा टाइप आ गया हमारा अर्थालंकार। वापस से अर्थालंकार, अर्थ प्लस अलंकार, जहां शब्द के आंतरिक अर्थ से भाषा या वाणी का सौंदर्य बढ़े, अर्थात जहां पर किसी वाक्य का सौंदर्य उसके शब्दों से नहीं, यहाँ पे शब्दों का कुछ शब्दों में या फिर वर्णों के आधार पर हम चेंज नहीं लाएंगे या फिर इस अलंकार को नहीं देखेंगे, अर्थ से निकले, वहां पर अर्थालंकार होता है। चलिए देखते हैं, इसके 5 टाइप होंगे, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। ये आपके इतने टाइप हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप पीवाईक्यू देख सकते हो, जैसा कि आपको बताया गया था कि पीवाईक्यू आपके चैनल पे है, तो आप उसमें जाके देख सकते हो, वहां पे क्वेश्चन इससे पूछा गया है। ठीक है बेटा, पहला टाइप आता है हमारा उपमा अलंकार, जहां 2 वस्तुओं में अंतर होते हुए भी आकृति और गुण में समानता दिखाई देती है, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तुलना करना। ठीक है, उपमा मतलब होता है तुलना करना। तो यहाँ पे अगर हम तुलना करते हैं तो कैसे करते हैं, उनके बीच समानता होती है, अंतर होती है, लेकिन कुछ समानता के कारण, जैसे जहां 2 वस्तुओं में अंतर होते हुए भी आकृति और गुण में समानता दिखाई देती है, कुछ चीजें सिमिलर दिखाई देती हैं, तो वहां हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, है ना, वही होता है हमारा उपमा अलंकार। जैसे उपमा अलंकार में एक सबसे अच्छी चीज बताएं, यहाँ पे पहचानने की एक ट्रिक होती है। ठीक, उपमा अलंकार में सा, सम, सरिस, समान आदि वाचक, इनको क्या बोलते हैं हम? समानतावाचक शब्द। ठीक है, समानतावाचक शब्द। इनमें सा, सम, सरिस, समान आदि समानतावाचक शब्दों का प्रयोग होता है, जो हमको कहीं दिखते हैं तो वो आपके उपमा अलंकार होते हैं, या फिर उपमा अलंकार के सभी एग्जाम्पल में हमको इनमें से कोई एक शब्द मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि समानता दिखाने के लिए दोनों के बीच उपमा करने के लिए हमें इनमें से कोई एक शब्द का होना आवश्यक है। ठीक है, हमारे पास इनमें एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं, प्रातः नभ था बहुत गीला शंख जैसे। यहाँ पे जैसे वर्ड बोल दिया ना, जैसे बोल दिया कि यहाँ पे नभ आकाश जो है, हम बहुत गीला शंख जैसे यहाँ पे आकाश दिख रहा है ना, तो यहाँ पे तुलना की जा रही है। ये हो गया हमारा उपमा अलंकार, और ये शब्द आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, समानतावाचक शब्द हैं। इनमें आप जैसे को भी ऐड कर लीजिए, सा, सम, सरिस, समान, जैसे, ठीक है, ज्यों, ये आपके उपमा अलंकार के समानतावाचक शब्द हैं, जो आपको एज अ ट्रिक भी काम कर देगा। और इस पद्यांश में नभ की उपमा शंख से दी जा रही है, अतः उपमा अलंकार है। ठीक है बेटा, चलिए अब दूसरा आ गया हमारा रूपक अलंकार। इसी में हम और भी देख सकते हैं, जैसे एक लाइन है, पीपर पात सरिस बन डोला, है ना, एक लाइन है यहाँ पे, पीपर पात सरिस मंडोला, सुने होंगे जो भी लोग। पीपर मतलब होता है पीपल, ठीक है, पात मतलब पत्ते जैसा, और सरिस, सरिस यहाँ पे समानतावाचक शब्द आया ना, मतलब कि क्या हुआ, पीपल के पत्ते और मंडोला, मन के बीच में तुलना की जा रही है, और यहाँ पे समानतावाचक शब्द हमको मिल गया सरिस। ठीक है, तो हम समझ में आया कि जहां पे भी उपमा अलंकार होगा, जहां पर भी हम तुलना करेंगे, वहां पे हमें एक समानतावाचक शब्द मिलेगा। ठीक है,
वस्तुओं के बीच में या फिर व्यक्तियों के बीच में जिनके बीच में तुलना की जा रही है उनके बीच में आपको समानतावाचक शब्द मिलेगा। ठीक है, तो पीपर पात सरिस मन डोला मतलब क्या होता है कि पीपल के पत्ते जैसा मन डोलना, है ना। चलिए, ये हो गया हमारा उपमा अलंकार। इसके बाद में हम आएंगे अपने दूसरे टाइप पे जो है रूपक अलंकार, जहां उपमेय में उपमान का आरोप हो। ठीक है, अब पहला चीज कि ये उपमेय और उपमान क्या होता है। ठीक है, अर्थात जहां दोनों में कोई भी अभिन्नता ना हो, कोई भी अंतर ना हो, एक समान दिखे, वहां पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, जहां उपमेय में उपमान का आरोप हो, आरोप हो मतलब क्या होता है कि इनके बीच में कोई चेंजेस नहीं है, ये बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो पहला उपमेय क्या होता है, जिससे हम तुलना करते हैं। ठीक है, दो व्यक्ति हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ हूं और मैं अपनी तुलना किससे कर रही हूँ, विकास द्विवेदी सर को सब जानते होंगे, वैसे मैं तुलना कर नहीं रही हूँ, ऐसा एग्जाम्पल लिया जा रहा है कि यहाँ पे उपमेय है, ठीक है, और उपमान है। तो जो बड़ा होता है जिससे तुलना करते हैं वो हो गए उपमेय। ठीक है, जैसे विकास सर। उसके बाद में उपमान, उपमान क्या होगा, मैं तुलना कर रही हूँ, अपनी कर रही हूँ तो मैं उपमान, और उनसे कर रही हूँ तुलना, तो वो हो गए हमारे उपमेय। ठीक है, तो जिससे तुलना की जाए वो उपमेय होता है और जिसकी तुलना की जाए वो होता है उपमान। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में ही क्या किया गया है, आरोप हो, मतलब कि इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, दोनों एकदम सिमिलर है, इवन एक ही है। अर्थात जहां दोनों में कोई भी अभिन्नता ना हो, ठीक है, एक समान दिखे, वहां पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, शशि मुख पर घूंघट डाले, अचल में दीप छिपाए। शशि मुख, यहाँ पे हम चांद के जैसा मुख नहीं कह रहे हैं, हम यहाँ पे चांद मुख कह रहे हैं। ठीक है, शशि मुख, चांद के जैसा मुख यहाँ पे नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो मुख है वो चांद है। ठीक है, चांद मुख पर घूंघट डाले। ठीक, तो अभिन्नता न दिखाई जाए, एकदम सेम बताया जाए कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, वो होता है हमारा रूपक अलंकार। ठीक है बेटा, इसमें एक लाइन है श्री कृष्ण की, मैया मोहे चंद्र खिलौना लहूं। ठीक है, यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे मैया, मुझे चांद खिलौना चाहिए, चांद के जैसा खिलौना नहीं चाहिए, मुझे चांद खिलौना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रूपक अलंकार, जहां पे कोई भी चेंजेस ना हो। श्री कृष्ण जो है वहां पे खिलौने को चांद से तुलना नहीं कर रहे हैं, वो सेम बता रहे हैं। ठीक है, मैया मोहे चंद्र खिलौना लहूं, तो यहाँ पे आपका रूपक अलंकार होगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा टाइप हो गया हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमान की होने की संभावना या कल्पना की जाती है तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पे सोचते हैं कि ये ऐसा ही है, मानो, ठीक है, मानते हैं, कल्पना करते हैं या फिर संभावना दिखाते हैं, तो यहाँ पे मानने की बात होती है, तो वो होता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, इसमें एक लाइन बहुत फेमस है, पहले इसको देख लेते हैं। इस अलंकार में भी पहचानने के कुछ शब्द होते हैं जो आपके उत्प्रेक्षा अलंकार के जितने भी एग्जाम्पल होंगे उनमें आपको ये शब्द मिलेंगे। ठीक है, तो इनको आप याद कर सकते हो, और इसको एक डेमो लेक्चर में तो देखो ही, समझने के उससे भी देखो, और ये आपका प्रॉपर एक टॉपिक है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो उस तरीके से भी इसको समझो। ठीक है, अच्छे से। इसमें आपको एक होमवर्क भी दिया जाएगा, खैर अभी हम लोग पढ़ लेते हैं, होमवर्क का बाद में देखेंगे। ठीक है, चलिए, इस अलंकार में मन, मानो, मनु, मानो, मनहु, जनहु, जनु, ज्यों आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपके इतने शब्द हैं जो आपके उत्प्रेक्षा अलंकार के जितने भी एग्जाम्पल होंगे उसमें आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, उसका मुख मानो चंद्र के समान है, यहाँ पे कल्पना की जा रही है। ठीक है, संभावना प्रस्तुत की जा रही है कि उसका मुख मानो चंद्रमा के समान है, तो मानो शब्द मिला और यहाँ बोला भी गया था। ठीक है, कुछ शब्द दिए गए हैं, तो आपके उत्प्रेक्षा के जितने भी एग्जाम्पल होंगे वहां पे आपको इनमें से कोई एक शब्द मिल जाएगा। ठीक, एक और था, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतप परियो प्रभात। ये लाइन आप सबने सुनी होगी। ये इसमें क्या बोला गया था कि जब श्री कृष्ण पीले वस्त्र को धारण करते हैं तो ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण सांवले। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा बताया गया था कि जब श्री कृष्ण अपने श्यामल शरीर पर
एक पीले वस्त्र को, पीताम्बर को धारण करते हैं, तो वो इस प्रकार से लगते हैं जैसे मनो नीलमणि शैल पर, नीलमणि पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात, सुबह सुबह सूर्य की पीली किरणें पड़ रही हो। तो यहाँ पे भी एक संभावना प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, चलिए, यहाँ पर मुख चंद्रमा के समान होने की कल्पना की गई है तथा यहाँ पर मानववाचक शब्द का भी प्रयोग किया गया है, इसलिए यह आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है बेटा, समझ में आया? और यहाँ तक हमने अभी अर्थालंकार के अपने तीसरे टाइप को देख लिया है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ हमारा आ गया चौथा टाइप, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है? हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक मतलब किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलना। तो सेम यहाँ पे भी यही चीज है। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, इसके नाम से ही स्पष्ट होगा कि, मतलब इसके नाम से हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे। अतिशयोक्ति मतलब किसी भी चीज की, किसी भी काव्य में या फिर किसी भी पंक्ति में हम किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा के बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा हो जाता है अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे जब किसी की प्रशंसा करते समय बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए जो संभव ना हो, ठीक है, जो पॉसिबल ना हो, तथा किसी बात की अति की जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक, अब यहाँ पे एक लाइन है, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जली गई, गए निशाचर भाग। ठीक है, ये भगवान के कॉन्टेक्स्ट में है, तो पहले ये लाइन कही गई है, इस तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो ये पॉसिबल नहीं है। अभी हमको वहां पे नहीं जाना है कि हाँ ये हुआ था ऐसा, इस पे नहीं जाना है। बट अगर हम नॉर्मल वे में देखें तो किसी की पूंछ में आग लगना पॉसिबल है, वो पहले लग सकती है, उसमें ऐसा नहीं होगा कि उसकी पूंछ में आग ना लगे और पूरी एक सिटी या फिर लंका जल जाए। ठीक है, वो भगवान के कॉन्टेक्स्ट में है तो वो सही बात है, बट अगर हम एक नॉर्मल वे में देखेंगे तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इसको हाइपरबोलिक में अतिशयोक्ति अलंकार में बताया गया है। ठीक है, इसी के साथ में एक और है जो श्री कृष्ण और सुदामा के टाइम का है। जब सुदामा आते हैं तो वहां पे एक लाइन है कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ठीक है, लाइन क्या है, पानी परात को, चलो मैं लिख देती हूँ, इसको देख लेना, आप लोगों को पता भी होगा। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या मतलब था कहने का कि जब श्री कृष्ण के यहाँ पे सुदामा जी आते हैं तो वो इतने भावुक हो जाते हैं, इतने रोते हैं कि वो परात के पानी को, जैसे स्वागत करने के लिए या फिर पैर धुलने के लिए परात में पानी आता है, उसको नहीं छूते हैं और अपने आंसुओं से उनके पैरों को धुलते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। हाइपरबोला में बोला गया है कि अतिशयोक्ति में जो संभव ना हो, है ना, तो ये संभव नहीं है कि हम इतना रोए कि किसी के पैरों को धुल सके उस पानी से, है ना। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार में किसी भी पंक्ति में किसी भी लाइन को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है तो वो होता है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, ये दो एग्जांपल आपके लिए इनफ होंगे जानने के लिए, बाकी हम जब आगे चलेंगे तो बहुत एग्जांपल्स देखेंगे। होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा यहाँ तक हर कुछ। ठीक है, चलो फिर मानवीकरण, ये आ गया हमारा पांचवा टाइप। और हमारे 9th में वैसे तो उत्प्रेक्षा तक पूछता है, हम थोड़े आगे चलेंगे ताकि अगर कहीं से आ जाता है तो हम उसके लिए परेशान ना हो और हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व करके ही आए। ठीक है, तो हम अब 5वें टाइप देखेंगे। ये क्या है, मानवीकरण, जहां पर प्रकृति चीजों और जड़ वस्तुओं पर मानवीय आरोप किया जाए या वस्तुओं को मानव जैसा सजीव वर्णन दिया जाए
यहाँ पे मेनली क्या होता है कि जैसे जो प्राकृतिक चीज है, ठीक है, प्राकृतिक है या जो प्रकृति है हमारी, उसको हम इस तरीके से बात करते हैं उसके बारे में, या फिर उसको ऐसे डिनोट करते हैं कि वो एक स्त्री, बच्चा, पुरुष, ठीक है, वृद्ध, इस टाइप से कोई है। ठीक, जैसे अगर हम बात करें, हम लोग क्या बोलते हैं, किसी काव्य में पढ़ेंगे तो नदियां नृत्य करती हैं, है ना, मेघ आते हैं सज धज कर, ऐसा हम उसका वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे एक मेल के जैसे नदियां नृत्य नृत्य करती हैं, तो ये हमारा एक फीमेल के जैसे कि कोई स्त्री डांस कर रही हो, इस तरीके से उसको हम डिनोट करते हैं ना बेटा। तो बस वैसे ही मानवीकरण में क्या होता है कि हम प्राकृतिक चीजों को उसको सजीव रूप देते हैं या फिर उसको ह्यूमन के जैसे दिखाते हैं। ठीक है, जहां पर प्रकृति चीजों और जड़ वस्तुओं पर मानवीय आरोप किया जाए या वस्तुओं को मानव जैसा सजीव वर्णन दे, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, यहाँ पर फूलों के हंसने और कलियों के मुस्कुराने पर मानवीय आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, तो मुस्कुराना हंसना किसका है, ह्यूमन में आता है ना, ये हमारे क्रियाकलाप है। तो फिर यहाँ पे इसमें प्राकृतिक में बताया गया है, पेड़ पौधों को बताया गया है, तो ये हमारा मानवीकरण अलंकार होगा। ठीक है, जहां कहीं भी हमको प्राकृतिक चीजों को ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो एज अ ह्यूमन ट्रीट की जा रही है, वो हमारा हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारा का डेमो लेक्चर होता है वो होता है कंप्लीट। इसको जो भी स्टार्ट से लेके एंड तक देखा होगा बेटा, एक बार अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर मैम ने सही पढ़ाया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो एक बार बता दीजिएगा कि मैंने कैसे पढ़ाया। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इन्फॉर्मेशन के लिए। और ये वीडियो आपके लिए मैंने पहले ही बताया था कि ये डिफाइन करने के लिए है कि क्या हम अभिमन्यु बैच लेते हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिट देगा या फिर बेनिफिशियल होगा या नहीं। ठीक है बेटा, तो जो भी इसको एंड तक देखा होगा और वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। और यूट्यूब पे भी क्लासेस चलेंगे, अभी सीएचएस की बात हो रही है, इसमें अगर जो भी बच्चे यहाँ पे सैनिक स्कूल से आते हैं, नवोदय से आते हैं देखने के लिए, ठीक है, तो उनको ही परेशान नहीं होना है, आगे उनके लिए भी क्लासेस आएगी, थोड़ा टाइम लेके सब कुछ स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मिलते हैं क्लासेस में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और धीरे धीरे अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है बेटा।